नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। उत्तराखंड बोर्ड का आज 12th का हिंदी का पेपर हुआ था, जिससे देख करके लगता है कि बच्चों के खिले हुए चेहरे के अनुसार लगता है कि पेपर जो है वो अच्छी तरीके से पूछा गया था। और इस प्रश्न पत्र यानी हिंदी का जो पेपर हुआ 27 फरवरी 2024 को, उसका हम हल प्रश्न पत्र लेकर आए, आंसर की लेकर आए हैं। आइए देखते हैं कि कौन से प्रश्न आपने सही किए, कौन से नहीं किए, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा से कमेंट जरूर करें, क्योंकि इसके बाद हमारा हिंदी का सेशन चलेगा, वो भी आप जरूर देख लीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें निर्देश दिए गए थे 3 घंटे का है, 80 नंबर का पूर्णांक होगा, और निर्देश दिए गए हैं इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, आ और बा। दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्न उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रमानुसार देना था। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सन्मुख अंकित करना है। ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड 12th का हिंदी का आंसर की हम लेकर आए हैं। आगे बढ़ते हैं। खंड आ पे क्या लिखा है? खंड आ पे लिखा है, ये पद्यांश है, गद्यांश दिया हुआ है, अपठित गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके पूरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे। गद्यांश क्या लिखा गया है? गद्यांश लिखा है, हिंदी में काव्य, पद्य और कविता प्राय पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, परंतु इनमें थोड़ा भेद है। काव्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। इसके 2 भेद हैं, पद्य काव्य और गद्य काव्य। पद्य का अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना से होता है। पद्य से कविता इस अर्थ में भिन्न है कि कविता छंदोबद्ध भी हो सकती है और छंद रहित भी। प्रत्येक पद्य रचना कविता होती है, परंतु कविता पद्य हो यह आवश्यक नहीं है। संस्कृत में कविता को श्रव्य काव्य कहा जाता है। इस श्रव्य काव्य के स्वरूप के बारे में संस्कृत के आचार्यों का मतभेद है। जहां तक काव्य के शरीर की बात है, सभी आचार्य शब्द और अर्थ को इसका शरीर मानते हैं, परंतु इसकी आत्मा के विषय में मतभेद है। कुछ विद्वान ध्वनि को तो कुछ अन्य विद्वान रीति वक्रोक्ति आदि को काव्य की आत्मा मानते हैं। आचार्य विश्वनाथ रचनात्मक वाक्य को काव्य की आत्मा, तो पंडित राज जगन्नाथ रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द को काव्य की आत्मा मानते हैं। हिंदी विद्वानों के द्वारा दी गई कविता की परिभाषाएं हिंदी कविता के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। इनमें न छंद की बात कही गई है, न अलंकार की बात, और न ही किसी अन्य तत्व की। इसमें केवल एक बात पर बल दिया गया है, और वह है सौंदर्यानुभूति, रसानुभूति और रागात्मकता। इस प्रकार राग ही कविता का मुख्य लक्षण है। किसी भी जाति के साहित्य का मुख्य भाग उसका काव्य साहित्य ही होता है। हमारा धर्म और दर्शन तो प्राय काव्य के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। कविता सीधे हृदय पर चोट करती है। कहते हैं जो शक्ति तलवार में नहीं है वो साहित्य में होती है। तो इस प्रकार का ये गद्यांश पूछा गया था। 2, 4, 6 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न पूछा गया, इसका उत्तर आपने देना था इसी गद्यांश को पढ़ करके। पहला प्रश्न है, पद्य और कविता में अंतर, पद्य और कविता में अंतर बताइए। तो आपने यहीं से पढ़ करके बताना था पद्य और कविता में अंतर। तो यहां से लिखना था पद्य से कविता इस अर्थ में। ठीक है, यहां से इसका पहले का जो का उत्तर था, पद्य से कविता में इस अर्थ में भिन्न है कि कविता छंदोबद्ध नहीं हो सकती है और छंद रहित भी। यहां तक इसका उत्तर होना था का। ठीक है, प्रश्न दूसरा पूछा गया है नंबर का, संस्कृत के आचार्यों के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है? संस्कृत कवियों के अनुसार काव्य की आत्मा क्या हो जाएगी? तो इसमें लिखा गया था, ये यहां से सभी आचार्य शब्द और अर्थ तो इसका शरीर मानते हैं, परंतु उसकी आत्मा, किसकी? काव्य की आत्मा के विषय में मतभेद है। कुछ विद्वान ध्वनि को तो कुछ अन्य विद्वान रीति वक्रोक्ति को आदि को काव्य की आत्मा मानते हैं। ठीक है, तो यहां आपने इसको लिखना था। तीसरा गा वाला पूछा गया है, कविता के मुख्य गुण क्या है?
तो कविता के मुख्य गुण क्या हो जाएंगे? ठीक है ना, यहां से देखेंगे इसको। इसमें केवल एक बात पर बल दिया गया और वह है सौंदर्यानुभूति, रसानुभूति अथवा रागात्मकता। इस प्रकार राग ही कविता का मुख्य लक्षण है। ये गा वाले का उत्तर यहां से यहां तक इसका होना था। ठीक है, आगे भी पूछा गया है घा वाला। संस्कृत में कविता को कहा जाता है, तो संस्कृत में कविता को क्या कहा जाता है? यहां लिखा हो संस्कृत में कविता को श्रव्य काव्य कहा जाता है। श्रव्य का मतलब सुनना, ठीक है ना, श्रव्य काव्य कहा जाता है। आगे प्रश्न पूछा है गांव वाला, काव्य का शरीर किसे कहा गया है? यानी काव्य का जो शरीर है वहां किसे कहा गया है? तो इसी में उत्तर था इसका, ये दिया है जहां तक, ये लिखा है जहां तक काव्य के शरीर की बात है, जहां तक काव्य के शरीर की बात है, सभी आचार्य शब्द अर्थ और इसका शरीर मानते हैं, परंतु काव्य की आत्मा के विषय में मतभेद है। यहां तक आपने इसको लिखना था। ठीक है ना। आगे प्रश्न पूछा गया है नंबर 4, किसी भी जाति के साहित्य का मुख्य भाग क्या होता है? किसी भी जाति के साहित्य का मुख्य भाग क्या होता है? तो ये यहां से पूछा गया था। ठीक है, यहां से हमने इसको लिखना था। यहां से इसको लिखना था, किसी भी जाति के साहित्य का मुख्य भाग उसका काव्य साहित्य ही होता है। ये इसका उत्तर आ जाना था। ठीक है, तो छा वाला था इसका, तो आपने उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए, तो आपने इसमें लिखना था। ठीक है, इसमें आपने अपने अनुसार इसमें लिखना था। साहित्य की अनुभूति भी लिख सकते थे। ठीक है ना, भारतीय साहित्य का महत्व, गद्य काव्य की विशेषताएं, गद्य साहित्य का महत्व आदि आप इसको लिख सकते थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 200 शब्दों का आपने निबंध लिखना था। ठीक है, 200 शब्दों का आपने निबंध लिखना था। 8 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, तो 200 शब्दों में आपने इसको लिखना था। निबंध का आपने पेपर कर दिया होगा। ठीक है, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, किसी एक विषय पर आपने लिखना था। तो इसमें निबंध में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती है, प्रस्तावना, विस्तार और निष्कर्ष। ठीक है ना, तो प्रस्तावना आप जो है 3 से 4 लाइन में लिख सकते हैं और निष्कर्ष आप 4 से 5 लाइन में लिख सकते हैं। लेकिन विस्तार के अंदर बहुत सारी जो टॉपिक होते हैं, हेडिंग होती है, वो सब इसी के अंदर लिखा जाता है। राष्ट्र निर्माण में युवाओं के, राष्ट्र के निर्माण में, यानी राष्ट्र कैसा होगा, भारत का निर्माण कैसा होगा या अन्य कोई भी राष्ट्र, उसका निर्माण कैसा होगा और उसमें युवाओं, जो युवा पीढ़ी है, जवान है, नौजवान है, उनकी भूमिका क्या रहने वाली है, इसके बारे में आपने इसमें विस्तृत में लिखना था। स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य, यानी जैसा स्वच्छता अभियान चलता है और उससे स्वच्छता से मनुष्यों का स्वास्थ्य कैसा रहता है, मानव का स्वास्थ्य कैसा रहता है और अस्वस्थता के कारण स्वास्थ्य प्रभावित कैसे होता है, इनके बारे में आपने लिखना था। जीवन में खेलों का महत्व, खेल कितना महत्वपूर्ण है जीवन में, इसके बारे में भी आपने विस्तृत से लिखना था। विश्व शांति के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की क्या भूमिका है विश्व शांति में। ठीक है, तो ये आपने लिखना था इसके बाद। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न खंडों के सही उत्तर विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 5 प्रश्न पूछे गए थे और पांचों प्रश्न 1 नंबर का एक था, आपने लिखने थे। ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं तो 3 प्रश्न पूछे गए, एक आपने सही जवाब देना था। ठीक है, तो हमने इसे टिक कर रखा है पहले। तो पीठ पत्रकारिता किसे कहते हैं? पीठ पत्रकारिता का हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, निराधार समाचारों को महत्व देना, सनसनीखेज जैसे कहते हैं। तो ये निराधार होते हैं, जिनका कोई आधार नहीं, सनसनीखेज, टीआरपी बढ़ाने के लिए, ये पीठ पत्रकारिता के अंदर आते हैं। आपराधिक समाचारों को उजागर करना ये नहीं, सामान्य समाचारों को अतिरंजित करना ये भी नहीं। तो ये निराधार समाचार, जिसका कोई आधार नहीं है। ठीक है, इसका खा था, घटना स्थल से सीधे प्रसारण को क्या, यानी जो घटना स्थल है जहां पर कोई घटना हुई है,
ठीक है। माना कहीं पर रैली चल रही है, आंदोलन चल रहा है, या कुछ आगजनी हो जाती है, या किसी एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें हो जाती, घटनाएं हो जाती है, वहां से जो वीडियो के माध्यम से तो जो लोगों को दर्शाया जाता है, टीआरपी बढ़ाई जाती है, टेलीविजन पे दिखाया जाता है, तो वो होता है लाइव टेलीकास्ट। ठीक है, लाइव टेलीकास्ट, रिकॉर्डिंग नहीं होगी। रिकॉर्डिंग तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड किया और दूसरे तीसरे दिन भी देख सकते हैं। लाइव का मतलब जो चल रहा है उसे हम देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज नहीं होगी, लाइव टेलीकास्ट। ठीक है, इसका गा है हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाएगा? ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 मई को। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को तो शिक्षक दिवस होता है, सॉरी, ठीक है, हाँ शिक्षक दिवस, इसमें आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस आ जाएगा। ठीक है ना, शिक्षक दिवस हिंदी दिवस आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा हिंदी पत्रकारिता दिवस आता है 30 मई को। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 10 जनवरी को हो जाएगा, लेकिन ये 30 मई को इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर घातेर का रेडियो किस प्रकार का संचार का माध्यम है? द्रव्य और श्रव्य जो होता है वो है टेलीविजन, फोन भी कह सकते हैं, लेकिन दृश्य जो होता है वो केवल दिखाई देने वाला, जिसपे सुनाई नहीं, आवाज नहीं आती। लेकिन श्रव्य माध्यम होता है जिसपे केवल सुनाई जाता है, वो होता है रेडियो, देखा नहीं जाता। श्रव्य का मतलब सुनना, दृश्य का मतलब देखना, और श्रव्य केवल रेडियो होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर गा की बात करते हैं, असमंजस सा प्रश्न है। सरस्वती मासिक पत्रिका के संपादक थे? अगर हम इसको देखते हैं एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना, और अगर हम काव्य क्षेत्र के बारे में देखते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। तो असमंजस सा प्रश्न था, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम सर्च करते हैं एनसीईआरटी में जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर आता है, लेकिन वैसे सरस्वती के संपादक जो थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी है। गूगल जो है वो दोनों आंसर इसके देते हैं, तो इसमें असमंजस्य की स्थिति है। वैसे ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ही इसके वास्तविक संपादक थे। ठीक है ना, राइट आंसर ये हो जाएगा, ये नहीं आएगा, ये एनसीईआरटी के अनुसार आ जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा का महत्व पर विषय पर लगभग 150 शब्दों का आलेख। नई शिक्षा नीति एनईपी जो है उसके अनुसार आपने क्या क्या गुणवत्ता दर्शाई गई है बच्चों के क्षेत्र में और देश के विकास के क्षेत्र में, क्योंकि उसमें मातृभाषा का कितना महत्व होना चाहिए। क्योंकि बच्चा जब पढ़ता है तो उसको राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा को समझता नहीं, मातृभाषा से, मातृभाषा का महत्व इसलिए है क्योंकि वो किस परिवेश से आ रहा है, उसकी समझ में कौन सी, उसकी परिवार की भाषा कौन सी थी। अगर वो उस भाषा से पढ़ना सीखेगा, समझना सीखेगा, तो विषय को जल्दी समझेगा। इसीलिए नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि बच्चे को जो है मातृभाषा में उसका पठन पाठन हो। ठीक है, 1 से 5 तक तो कम से कम उसका मातृभाषा में पठन पाठन हो। तो इस विषय में आपने 150 शब्दों का आलेख लिखना था। ठीक है ना, आलेख लिखना आपको अच्छा सा आ गया होगा। या ए नहीं लिखना था, 5 नंबर का था, ए नहीं लिखना था तो फिर ये वाला आपने लिखना था। हर घर नल योजना के परिप्रेक्ष्य में अपने ग्राम अथवा मोहल्ले में पेयजल की स्थिति लगभग 150। हर घर नल, आजकल जो योजनाएं चल रही है कि घर घर नल, पहले क्या होता था, पहले जो था मतलब कि 4-5 परिवारों का एक ही नल होता था, सार्वजनिक नल होता था, और उसी से 4-5 परिवार जो है पानी भरा करते थे। और इससे देखा गया था कि अक्सर युद्ध की स्थिति बनी रहती थी, द्वंद्व की स्थिति बनी रहती थी, कोई इसकी केयर नहीं करता था, और कुल मिलाकर के जो है झगड़ा फसाद का ही कारण बना रहता था। इसलिए क्या है कि अब हर घर में नल होगा तो व्यक्ति को ज्यादा कठिनाई नहीं होगी और उसको सुविधाएं भी ज्यादा मिलेगी। तो इसके आपने जो है एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। ठीक है ना, कर दिया होगा। इस ये करना था या ये आपने करना था। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित काव्यांश में किसी एक पर पूछे गए, ये आपने लिखना था। ठीक है ना, इसमें 2 प्रश्न आप दिए थे। ठीक है ना, ये 2 प्रश्न आपने करने थे, सिर्फ 3 प्रश्न दिए गए थे। 5 नंबर का ये है, कविता है मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोग मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं निज रोदन से राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं,
हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं उस खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। ठीक है, ये कविता जो है आत्म परिचय से दिया गया था। आत्म परिचय नामक कविता है। हरिवंश राय बच्चन जी की ये कविता मानी गई। ये प्रश्न पूछा गया है गा पे। उपयुक्त पद्यांश के रचनाकार का नाम लिखे। तो रचनाकार कौन हो जाएंगे? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है ना, हरिवंश राय बच्चन। आपने ऐसा ही लिखा होगा, हरिवंश राय बच्चन की ये कविता है। पहले पूछा गया कवि के जीवन का संसार किस प्रकार का है, किस प्रकार का है? तो आपने इधर देखा होगा कि मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं उस पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कहने का मतलब क्या है कि कवि और जग यानी संसार, कवि और संसार का नाता दूर दूर का नाता नहीं है, क्योंकि कवि जो है अपनी कल्पनाओं से संसार बनाता रहता है और उसको मिटाता रहता है। तो कुल मिलाकर के संसार की प्रकृति अलग है और कवि की प्रकृति अलग है, इस प्रश्न के अनुसार। ठीक है, आशा करते हैं आपने लिखा होगा, आपने जो भाव समझा होगा, क्योंकि आपके अनुसार ही उसका उत्तर होगा। ठीक है, आपने इसको किस तरीके से समझा, इसका सटीक उत्तर नहीं है, आपने क्या पढ़ा, टीचर ने क्या पढ़ाया और समझ में क्या आया वो परिभाषित करके आपने लिखना था। ये हिंदी में जो है, यानी लैंग्वेज की जितनी भी होती है इनमें ये छूट रहती है। भाषा अभिव्यक्ति, भाव अभिव्यक्ति की इसमें छूट रहती है। रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, फिरने से कवि का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका कहने का मतलब क्या है, रोदन में आग, रोदन का मतलब रोना, राग, तो इसमें आ जाएगी द्वेष, घृणा, ऐसा भाव आ जाएगा। शीतलता वाणी में आग, तो रोदन में राग यानी जब वो रो रहा है, जब उसके अंदर भाव जो है वो बहुत इधर दिया हुआ है, निज मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लगी। कहने का मतलब विपरीत भाव अपना दर्शा रहा है कि जब रोता हूं तो मेरे अंदर राग उमड़ता है, मेरे अंदर भाव बहुत विकसित हो जाते हैं, मेरे अंदर की कल्पना शक्ति बहुत जागृत हो जाती है। लेकिन शीतल वाणी, जब मेरी वाणी में मिठास होता है तो उस मिठास से मैं आग उत्पन्न करता हूं कि लोग आतुर हो जाते हैं मुझे सुनने के लिए। कई बार क्या होता है कि वाणी भी आग लगा देती है, लोग सुनने के लिए आतुर हो जाते हैं। ठीक है, ये भाव इसका होगा, इसका मैंने बता दिया था। आगे देर का है, आगे प्रश्न पूछा गया इसी का दूसरा। क्या पूछा गया? प्रश्न पूछा गया दूसरा वाला। छोटा मेरा खेत चौकन्ना, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अदड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बो गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। अगर बात करें तो छोटा मेरा खेत नामक कविता से लिया गया है और इसके जो कवि है उमा शंकर जोशी। क्या कहा? उमा शंकर जोशी जी इसके राइटर है। ठीक है, कवि माने गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया, चौकन्ने खेत को कागज का पन्ना कहने का भाव क्या है? चौकन्ने खेत को यानी खेत है चौकोर। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम प्रश्न सामान्य है जबकि उत्तर उसी में, चौकन्ना खेत है लेकिन कागज का पन्ना कहने का भाव क्या है कि उस कागज का पन्ना क्या होता है, वो नाजुक होता है। तो उसी तरीके से इस खेत से मेरा स्नेह इतना जुड़ा हुआ है, इस खेत से मेरा जो भाव है, जो प्रेम है, वो इतना जुड़ा हुआ है, इतना गहरा भाव से जुड़ा हुआ है कि वो कहीं ना कहीं मेरे हृदय में बसा हुआ है। और कोई अदर कहीं से आया, ठीक है, कोई अदर आंधी तूफान, जैसे हम बार बार सुनते हैं कि किसान जो आत्महत्या करते हैं तो कई बार अकाल पड़ जाता है और सूखा पड़ जाता है, कई बार बारिश अत्यधिक हो जाती है, बाढ़ की संभावना, तो वो कहीं ना कहीं उसके जो सपने थे, उसके जो भाव थे, उनमें पानी फेर देता है। ठीक है ना। दूसरा है, इस कविता के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या प्रतिपादित करते हैं? अधड़ का मतलब हो गया कि ये नकारात्मकता का भाव है और ये सकारात्मकता का भाव है। अधड़ का मतलब हो गया कोई तूफान हो गया या उसको नष्ट करने, विध्वंस करने के लिए, और बीज का मतलब हो गया उसमें आशाएं जागृत करने के लिए। ठीक है, ये प्रतिपादित, ये भाव जागृत कर रहा, ये आपने लिखना था। ठीक है, और गा पूछा गया उपयुक्त काव्यांश के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार हमने बता दिया, उमा शंकर जोशी जी इसके रचनाकार है।
ठीक है, 2 2 4 और 1 5 नंबर का ये प्रश्न था। आशा करते हैं आपने कर दिया होगा। अभी तक चैनल पर नहीं है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा कमेंट करते हुए, बेल आइकन प्रेस करते हुए और लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उसका भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर के उसका भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। आपने भाव इसका बताना था। उर पड़ता, क्या कहा, तब प्रताप उर राखे प्रभु जय है नाथ तुरंत, अस गए आयुष पाए पद बंद चले हनुमन, भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। श्री राम जी कह रहे हैं, तब प्रताप उर राखी प्रभु जय है नाथ तुरंत, अस कई आयुष पाई पद बंदी चलय हनुमंत। ठीक है ना, तो भाव सुंदर आपने क्या करना था, क्योंकि ये जो पद है ये लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप का दोहा है, और ये जो है कवितावली यानी गोस्वामी तुलसीदास इसके रचनाकार है। इसमें भाव क्या दिया हुआ है, जब लक्ष्मण मूर्छा लगी थी और हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे, और जो है भरत के द्वारा जो है उन पर जो है आक्रमण किया जाता और वो उतरते हैं, और तब जब वो बात बताते हैं तब वो कह रहे हैं, तब क्या करें, तब वो भाव प्रकट कर रहे हैं कि हे नाथ, मैं आपका प्रताप हृदय हूं, हृदय में रखकर तुरंत चला जाता हूं। तब वो कहते कि आप जाइए, मेरे भ्राता, मेरे जो अग्रज है उनकी जो है रक्षा कीजिए। और हनुमान जी जो है उनकी भरत बाहुबलशील, भरत के द्वारा शील गुणों से संपन्न हुए अपने हृदय में लक्ष्मण के प्रति जो अपार प्रेम भरते हुए वो कहते हैं तुम तुरंत जाइए और जो है लक्ष्मण मूर्छा दूर कीजिए। ठीक है, तो ये भाव इसमें रखा था, जो आपने समझा होगा उसके अनुसार आपने किया था। ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। 2 नंबर का एक होगा, 3 प्रश्न आपने इसमें करने हैं। कैमरे में बंद अपाइस कविता के माध्यम से कवि समाज को क्या संदेश देना चाहता है। तो कवि, इसमें आपने क्या लिखना था कि कवि समाज को यह संदेश देना चाहता है कि कैमरे में जो बंद अपाइस है, जो आप अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इसको कर रहे हैं, क्या समाज के प्रति आपकी जागरूकता वैसे ही है, क्या सच में आपके प्रति आपका उस अपाइस के प्रति वही संवेदना है, क्या समाज आपके प्रति आप चिंतित है, क्या आप समाज के दुख को दूर करना चाहते हैं, क्या आप अपाहिज की मदद करना चाहते हैं। ऐसे सारे सवाल जो है इस कविता के माध्यम से आपने संदेश उसको देना था। ठीक है, खा वाला लिखा गया है, सबसे तेज बौछारें गई भादों गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन। सावन सबसे तेज बौछारें कब होती है, श्रावण के महीने में। श्रावण के बाद क्या आता है, भादों आता है। तो सबसे तेज बौछारें गई भादों गया, और प्रकृति में जो, उसके बाद क्या, प्रकृति में जो उमंग भरी आई है, उमस अधिक होने लगती है, तपिश के कारण धरती के अंदर जो है वो उमस होने लगती है, अनेकों प्रकार के जीव जो है वो बाहर आ गए हैं, प्रकृति जो लहलहाई हुई है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई है, झरने बह रहे, नदी लहलहा रही है, प्रकृति मानो उन्माद सा, आकाश स्वच्छंद सा प्रतीत होता जा रहा है, और तो और अब मानो शरद ऋतु को भी आगमन कर रहा है। आदि भाव अपनी इसमें लिखना था। ठीक है, 2 करने थे, 3 इसमें दिए गए हैं। तीसरा पूछा गया है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात से टेढ़ी हो जाती है, कैसे इस पर, यानी बात और भाषा का परस्पर संबंध होता है, लेकिन बात जो है आमतौर हम करते रहते हैं, दिन भर करते रहते हैं, लेकिन भाषा के अनुसार जब हम बात करते हैं, कभी देखा होगा कि किसी को हम जो है वो सीधे कह देते कि आप हमारे घर में आए, किसी अधिकारी को कह सकते कि ये काम करवाना है, लेकिन भाषा के अगर प्रयोग करेंगे तब हम उसको एक लेटर के माध्यम से, प्रार्थना पत्र, ठीक है, उसको आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करके उससे जुड़ जाते हैं। तो ये थी, जिससे आगे आपने स्पष्ट करना था इसको। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक आधारित पर प्रश्नों के उत्तर, ये आपने प्रश्नों के उत्तर देने थे। ठीक है, 3 प्रश्न आपने इसमें करने थे। श्री तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती है। इस चिलचिलाती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है। क्या वे बाह्य परिवर्तन, धूप और वर्षा, आंधी, लू अपने
आप में, सत्य में ही नहीं है। हमारे देश के ऊपर जो यह मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून चक्कर, खच्चर का बवंडर बह रहा है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शीरीष रह सका है, अपने देश और का एक बूढ़ा रह सका था। ठीक है, तो इस गद्यांश की अगर बात करें तो ये शीरीष के फूल नामक गद्यांश से लिया गया जो है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसके राइटर माने जाते हैं। ठीक है, शीरीष के फूल गद्यांश है और पाठ का नाम, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके राइटर माने जाते हैं। ये यहां से लिया गया है। नंबर का देर का, शीरीष तरु की तुलना अवधूत से करना कहां तक उचित है? तो इसमें यह है कि यहां से आपने लिखना था, इस चिलचिलाती धूप में इतना सरस कैसे बना जा सकता है? क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? ठीक है ना, तो ये आपने इसका पता लिखना था। तो इसमें बताया गया है शीरीष की विशेषताएं आपने बतानी थी। ठीक है, इसकी विशेषताओं के बारे में आपने बताना था कि ये हमारे देश के ऊपर यह मारकाट, शीरीष का मतलब हो गया कि अपने देश के प्रति जो है आत्मनिष्ठा, अपने कार्यों को, कर्तव्यों के प्रति जो है वो अपना जो है स्थिरता का भाव। शीरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में तरंगे, नई उमंगे, नई आशाएं, कल्पनाएं जागृत करती है, उठती रहती है। ठीक है ना, यहां तक आपने इसको लिखना था। उपयुक्त गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम हमने बता दिया, शीरीष के फूल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब बात करते हैं, ये दिया गया है, यह विडंबना है कि, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन नहीं करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जा सकता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हैं। अगर बात करें तो यह जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, 18वां पाठ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसके राइटर माने जाते हैं। ठीक है ना, ये यहां से लिया गया था। ये प्रश्न पूछा गया है, जातिवाद की बुराइयों को अपने शब्दों में रख। जातिवाद क्यों बढ़ रहा है, इसको समाप्त कैसे किया जा सकता है? जब तक हमारे अंदर जो है ये भावना रहेगी कि ये कम तत्व का, ये कम, इसकी जो है वो शख्सियत जो है समाज में, इसकी जो मान प्रतिष्ठा ये कम है और हमारी ज्यादा है, इसको आरक्षण कम मिलना चाहिए क्योंकि ये निम्न जाति का है, और जो सामान्य जाति का उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आदि आदि जाति प्रथाएं, भेदभाव जो है इसको था। ठीक है, यह विडंबना की बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। कितने भी पढ़े लिखे, जितना अधिक पढ़े लिखे उतना ज्यादा जातिवाद लोगों के अंदर बढ़ रहा है, और आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता श्रम विभाजन आवश्यक मानता है, क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। ठीक है ना, यह अपने अनुसार अपने लिखने थे अपने शब्द। कार्य कुशलता से जातिवाद का क्या संबंध है? तो कार्य कुशलता से जातिवाद का क्या संबंध? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। ठीक है ना, यह जाति प्रथा को कहीं ना कहीं दर्शाता है। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है, क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। ठीक है ना, और इसमें दिया गया था गा वाला उपयुक्त गद्यांश पाठ्य पुस्तक के पाठ लिया गया है, लेखक का नाम। तो पाठ कौन सा था? पाठ हमने बता दिया था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक पाठ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इसके राइटर माने गए थे। ठीक है ना, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पठित पाठ के आधार पर बताइए कि भक्तिन, अब कौन सा आ गया? ये भक्तिन के आधार पर, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? ठीक है ना, ये आपने लिख दिया होगा कि भक्तिन के आने से जो है महादेवी जो है, महादेवी और भक्ति नामक पाठ है गद्य खंड का, और ये महादेवी वर्मा इसके राइटर माने जाते हैं। तो ये आपने जो उसमें पढ़ा होगा
समझा होगा, उसके आधार पर लिखा है, क्योंकि भाव अभिव्यक्ति मानी जाती है, इस पर समय ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। प्रश्न दूसरा पूछा गया, बाजार के जादू का आम आदमी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। ठीक है, इसको भी आपने लिख दिया होगा। बाजार दर्शन नामक पाठ से लिया गया है और जैनेन्द्र कुमार जी इसके राइटर माने गए हैं। ठीक है ना। तो इसके अनुसार भी देखा जाए कि बाजार क्या है, आकर्षण का पावर। बाजार दुकान जितनी सजावटी होगी लोग खींचे हुए आएंगे, बाजार जितना चकाचौंध होगा ग्राहक स्वतः ही खींचे चले आएंगे। यानी तो जब दुकानदार जो है वो सामान दिखाएगा तभी लोग खींचे हुए आएंगे। तो बाजार क्या है, एक जादू है। जो जब हम बाजार जाते घूमने, मेले जाते घूमने, तो हम घर से सोच के जाते कि नहीं लाना है, लेकिन वहां जाते जाते हम कुछ ना कुछ खरीद के आते ही, मन नहीं था फिर भी खरीद ही लेते। तो ये बाजार का जादू है। ठीक है ना। दूसरा, काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर भारतीय समाज और सांस्कृतिक परिवेश में नदियों का महत्व। तो इस काले मेघा पानी देकर धर्मवीर भारती जो है इसके राइटर माने जाते हैं। ठीक है ना। तो इसके अनुसार जो है सांस्कृतिक परिवेश में नदियों का महत्व माना गया है, क्योंकि गंगा नदी जो है उसका प्रभाव विशेष है। ठीक है, गंगा की नदी के समान ही अनेकों सारी नदियां भी भारत में है जो जिनका प्रभाव बहुत, जिससे हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई है। हमारी नहीं, पूरी विश्व की आस्थाएं। गंगा एक ऐसी नदी है जिससे पूरी विश्व की, क्योंकि वो उसका जो रहस्यमय जल उसका है, हजारों वर्षों तक, लाखों वर्ष, करोड़ों वर्षों तक हम जल को ऐसे रखते हैं, वो खराब नहीं होता, वही ताजगी उसके अंदर तब भी होती है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर विशेष महत्व है जो वैज्ञानिक में नहीं समझ पाए, तो ये इसके बारे में आपने लिखना था। प्रश्न नंबर 10 देगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 1 नंबर का 1 था 3 प्रश्न। यशोधर बाबू अपने पुराने विचारों का के कहा। ठीक है, तो यहां से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये जो होंगे आपके जो वितान नामक से दिए गए हैं, यहां से पाठ के आधार पर अपनी बात संक्षेप कीजिए। ठीक है, आपने जो पढ़ा होगा उसके अनुसार 3 प्रश्न करने थे। सिल्वर वेडिंग कहानी का सारांश आपने अपने शब्दों में लिखना था। ठीक है ना, ज्यादा बड़ा भी नहीं लिखना था, कम ही लिखना था। और सिंधु सभ्यता साधन किंतु आडंबर, ये भी आपने अपने विचार के अनुसार लिखना था। घाव वाला स्वयं कविता रच लेने से आत्मविश्वास लेखक, ये भी आपने अपने अनुसार लिखना था। प्रश्न नंबर 11 था, जूझ निम्न माध्यम वर्गीय किसान मजदूरों के संघर्ष की अनूठी कहानी। जूझ नामक कहानी जो है वो किसानों का संघर्ष है, इस तरीके से मजदूर संघर्ष करता है। वो सब्जी उगाता है, मानो वो आलू की खेती करता है, आलू को भी कम से कम 3-4 महीने उसको उगाने में लगते हैं, खून पसीना बहाता है, उसकी जो है निराई गुड़ाई वगैरह, खरपतवार वगैरह निकालता है, उसको बढ़ते हुए न जाने कितने सपने उसके रहते हैं। लेकिन जब बाजार में बिकने जाते हैं उसके भाव क्या होते हैं, 2 रुपए 3 रुपए, लेकिन जब दुकानदार उसको बेचता है तो वो 15 से 20 रुपए होता है। तो कहीं ना कहीं उसको अपनी मेहनत पर जो है पछतावा होता है। लेकिन वो किसान है, उसका काम है भरण करना, वो संतुष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं मेरे कारण जो है जीव, जिस जीव के अंदर वो जा रहा है वो आत्मा संतुष्ट हो रही। आदि भाव अपने अपने शब्दों में लिखने थे। या ये लिखना था, सिंधु सभ्यता ताकत के शासित होने के अपेक्षा समझ अनुशासित सभ्यता है, स्पष्ट की आपने लिखना था। अब खंड बार से शुरू हो जाता है प्रबोधिनी का दृश्य। इसमें निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके 3 प्रश्नों के संस्कृत भाषा में आपने उत्तर देने हैं। ठीक है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत से उच्च शिक्षा एवं शिक्षा या प्रसिद्धि केंद्र प्रयाग नगरे संपन्ना अभवत मतलब होता भूतकाल की क्रिया। प्रयाग नगरे सा श्रेष्ठ राजनीतिक ज्ञानम संपर्के आगच्छत् तथा एव तस्य राजनीतिकम जीवनम आरब्धम विधि शिक्षायाम अध्ययनान्ते सा अधिवक्तृरूपेण जीविकोपार्जन आरब्ध। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना, ये काव्य खंड दिया गया था कि पंडित गोविंद, हिंदी अर्थ बता देते, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध केंद्र प्रयागराज को चुना, यानी प्रयागराज से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। प्रयागराज में श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ संपर्क में आए, जो राजनेता थे उनके संपर्क में आए। तथा एव तस्य राजनीतम जीवनम आरब्धम, वहीं से उन्होंने राजनीति का जीवन आरंभ किया। विधि शिक्षाएं, वकालत की शिक्षा अध्ययन के बाद अधिवक्तरी वकील के रूप में जीविकोपार्जन, वकील के रूप में अपने जीविकोपार्जन करने यानी जीवनचर्या चलाने लगे। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, 3 प्रश्न आपने करने, 3 नंबर का है।
पंडित गोविंद बल्लभ पंत से उच्च शिक्षा कुत्र संपन्ना, तो ये पहला आ गया यहाँ से। पंडित गोविंद बल्लभ पंत उच्च शिक्षायाम प्रयाग प्रसिद्ध नगरे प्रयाग नगरे संपन्ना अभवत। दूसरा था दे रखा है प्रयाग नगरी का केसाम संपर्क है, प्रयाग नगर में सा मतलब वह, केसा मतलब किनके संपर्क आगछत, किनके संपर्क में आए, तो प्रयाग नगरे सा श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ, प्रयाग नगर में वो बड़े राजनेता के संपर्क में आए। गा दे रखा है तस्य राजनैतिकम जीवनम कुता आरता, उनकी राजनीतिक जीवन कहां से आरंभ, कुता मतलब कहां से, तो कहां से हुई थी, तो प्रयाग नगरे से, तो प्रयाग नगर में ही गई, वहीं से उनके राजनीतिक जो है सफर शुरू हुआ। ठीक है, तथा एव तस्य, ठीक है ना। गावाला देखा सा अधिवक्ति रूपेण जीविकोपार्जन कदा आरब्धवान, तो तथा एव तस्य जीवनम विधि शिक्षायाम अध्ययनांतरे, विधि यहां से लिखना था, विधि शिक्षा विधि वकालत शिक्षा के बाद अभिवक्ति रूपेण वकील के रूप में जीविकोपार्जन करने लगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा केवल तीन प्रश्न के उत्तर देने थे, जिस तरह से गद्यांश थे उस तरह से पद्यांश। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयात् अम्बुदा वहवो वसंति गगने सर्वे पिनता दृशा केचिद वृष्टिर्विहृदारयन्ति वसुधा गर्जन्ति केचिद वृथा यम यम पश्यन्ति तस्य तस्या पुरतो माम ब्रूहि दीनवचः। कवि कम संबोधितवान, कवि किसको संबोधन कर रहा है, कवि चातका संबोधितवान, चातक को संबोधित कर रहा है। अंबोधा कुत्र संति, कहां, अंबोध मतलब बादल, पानी से भरा हुआ जो बादल है वो कहां है, गगने नभ में, आकाश में, अंबोधा गगने। ठीक है ना, अंबोधा वह वसंती गगने, तो अंबोधा जो है वो गगन यानी आकाश में। विरथा, विरथा के गर्जंती, देखा क्यों गरज रहे, वृष्टि विरदारयन्ति वसुतम गर्जयन्ति, वृष्टि विरदारयन्ति वसुतम गर्जयन्ति केचित वृथा, ये आपसे आपने लिखना था इसको। ठीक है ना। अंबोधा वृष्टि विप किम कुर्वन्ति, अंबोधा वृष्टि विप किम कुर्वन्ति गर्जन्ति, ठीक है ना, गर्जन्ति पुरुतो माम दीन वचा, ये आपने इसको लिखना था। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। निम्नलिखितेभ्यः प्रश्नेभ्यः केवलम चत्वारि प्रश्नाः संस्कृत भाषा में पूर्ण वाक्य होता है, 4 प्रश्नों के आपने संस्कृत भाषा में उत्तर देने हैं, 2 गुणा 4 8 नंबर का था। मधुर प्रिया का अस्ति, प्रश्न पूछे गए आपकी प्रबोधिनी से। पहला प्रश्न है मधुर प्रिया का अस्ति, तो उत्तर हो जाएगा या मधुकरम या मधुरम वदति, या मधुर प्रिया, मधुर प्रिया कौन है, या मधुर प्रियम वदति सा मधुर प्रिया अस्ति, जो मधुर यानी मीठा बोलता है वही मधुर प्रिया है। ठीक है ना। नंबर खा था अनुजा किम करोति स्म, यानी अनुजा किम करोति स्म, तो उत्तर हो जाएगा अनुजा गृह पोषणम करोति स्म। क्या होगा, अनुजा यानी छोटा क्या करता था, अनुजा गृह पोषण घर का पोषण करता था। ठीक है ना। आगे प्रश्न है वार्षिकोत्सवे, वार्षिकोत्सवे के कार्यक्रम भविष्यन्ति, वार्षिकोत्सवे सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिकोत्सव में क्या सा कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भविष्यन्ति होंगे। का वृक्षा वेष्टते, क्या कहा, का वृक्षा वेष्टते, उत्तर आ जाएगा वृक्षा वल्ली वेष्टते, वल्ली वेष्टते। फिर है केशाम अचैतन्यम न विद्यते, उत्तर आ जाएगा वृक्षाणाम अचैतन्यम न विद्यते, वृक्षाणों में अचैतन्य शक्ति नहीं विद्यमान होती है। फिर चा आ जाएगा गांधारी कश्य माता आसीत, तो गांधारी किसकी माता थी, गांधारी दुर्योधनस्य माता आसीत, दुर्योधन की माता थी। ठीक है ना। कुल मिलाकर के ये 8 नंबर का प्रश्न आपने ऐसे करना था। प्रश्न नंबर 15 दे रखा है निम्नलिखित शब्द सूची 3 शब्दांचित्वा वाक्य, 3 शब्दों के आपने वाक्य प्रयोग करने थे। ठीक है। पादपा, न्यायाला, गर्जंती, कनिष्ठा। मम कनिष्ठ भ्राता बहु विद्वानाम अस्ति गर्जंती, वने क्या वाटिकायाम अनेकानाम पक्षिणाम
मेघा गर्जन्ति, अद्य मेघा तीव्रम गर्जन्ति आदि वगैरह आप इसमें लिख सकते। गीता गीतम गायन्ति, ठीक है, आदि आप इसमें लिख सकते थे। 3 नंबर का था। फिर दे रखा है आधुनिकतानां प्रश्नानां यथा निर्देशम उत्तरत्, निम्नलिखित प्रश्नों के निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। केशका हलेन क्षेत्रम कर्षति, अत्र हलेन पदे कारका अस्ति। हलेन पद में कौन सा कारक हो जाएगा? तो हलेन जो है करण कारक तृतीया विभक्ति, हलेन हल के कारण, ठीक है ना, हल से। तो हल क्या है? क्षेत्र मतलब खेत, कर्षति मतलब जोतता है, कृषक मतलब किसान, हलेन मतलब हल से, क्षेत्र मतलब खेत को, कर्षति मतलब जोतता है। तो खेत को किससे जोत रहा है? हल से। हल क्या है? कारण, कारण है नहीं, करण कारक, करण कारक तृतीया विभक्ति, ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं खा, यथा स्थानम शब्दे का समासा, यथा स्थान में कौन सा समास? और ध्यान रखिए जहां पूर्व 2 पद होते ना, जहां पूर्व पद यथा जो है पूर्व पद संख्यावाची हो, उत्तर पद सॉरी पूर्व पद अव्यय शब्द हो, उत्तर पद प्रधान हो, अव्ययभाव समास होता है, ठीक है ना। फिर है लब धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। लब धातु लट लकार उत्तम पुरुष का रूप क्या हो गया? लभामहे, उत्तम पुरुष लभामहे हो जाएगा। फिर घा वाला दे रखा है जगत शब्दस्य सप्तमी विभक्ति, ठीक है, इसमें हो जाएगा लबामयी। तीसरा दे रखा जगत शब्द जगत शब्द के सप्तमी विभक्ति का हो जाएगा रूप, जगत ही इसका रूप बन जाएगा। गांव वाला दे रखा है रामस्थलति में संधि विच्छेद कीजिए, तो रामस्थलति में रामस्तन दंत सा आ जाएगा, इसमें हलंत संधि है, सा को जो है स्तोष नाच करके सा को मूर्धन्य सा बन जाता है, ठीक है, तो जगत सलती हो जाएगा। चावला दे रखा है कहा धन अपी इति विग्रह, कहा धन अपी का विग्रह हो जाएगा, विसर्ग को वो आदेश हो जाएगा और कॉपी इसमें बन जाएगा, दूसरा आ जाएगा कॉपी, ठीक है। आगे प्रश्न दे रखा प्रश्न नंबर 17, अस्मिन् प्रश्न पत्रे आगतम श्लोकम विहाय कामपि एकम कंठस्थ श्लोकम लिखित्वा हिंदी भाषा अनुवादम करो। एक श्लोक को आपने हिंदी अनुवाद करके इसको लिखना था, 2 का था, 2 का श्लोक था और 2 का भावार्थ, जो इस प्रश्न पत्र में नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये हिंदी का आंसर के हमने दिया 12th का। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा, वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करते हुए कल फिर मिलते, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।